Very good evening to all of you. IPC 1860 Act number 45 of 1860, it was enacted on 6th October 1860 and was enforced from 1st January 1862. इसके इम्पॉर्टेंट सेक्शंस को हम जुडिशरी प्रीलिम्स और मेंस के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस कर रहे हैं। सेक्शन नंबर 86 तक कल हमने कंप्लीट किया था, जिसमें कि 85 और 86 डील करते हैं किससे, इंटॉक्सिकेशन से रिलेटेड जनरल एक्सेप्शंस को। चैप्टर नंबर 4 में हम डील कर रहे हैं जनरल एक्सेप्शंस को। आज हम कंटिन्यू करेंगे सेक्शन 87 से लेकर 92 तक का हमें आज कवर करना है। सेक्शन 87 देखें क्या कहता है। एक्ट not intended and not known to be likely to cause death or grievous hurt done by consent। सिचुएशन देखिए, पहली बात तो ये कि ये एक्ट विद द कंसेंट किया है। जिस पर्सन के साथ में ग्रीवियस हर्ट हो रहा है, जिस पर्सन के साथ में डेथ कॉज हो रही है, उस पर्सन की कंसेंट से किया गया है, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, यहाँ पे न तो ऐसी इंटेंशन है और न ही ऐसी कोई नॉलेज है कि ये एक्ट डेथ कॉज कर सकता है या फिर ग्रीवियस हर्ट कॉज कर सकता है, और वो भी कंसेंट से किया जा रहा है। ऐसी सिचुएशन में जनरल एक्सेप्शन का बेनिफिट मिलेगा। नथिंग विच इज नॉट इंटेंडेड टू कॉज डेथ और ग्रीवियस हर्ट एंड विच इज नॉट नोन बाय द डूअर टू बी लाइकली टू कॉज डेथ और ग्रीवियस हर्ट इज एन ऑफेंस। ठीक है, इसको आप किस तरह से पढ़ा करें, इसको देखिए। सबसे स्टार्टिंग का आप ले लो, एक तो बीच का छोड़ दो, यहां से लो नथिंग, और नथिंग के बाद सीधा के सीधा आप आ जाओ इज एन ऑफेंस। तो उससे आपको समझ में आएगा कि ये एक सेंटेंस बना, नथिंग इज एन ऑफेंस। बाद में फिर आप उसके बीच का लो, विच इज नॉट इंटेंडेड टू कॉज डेथ, विच इज नॉट इंटेंडेड टू कॉज ग्रीवियस हर्ट, विच इज नॉट नोन बाय द डूअर टू बी लाइकली टू कॉज ग्रीवियस हर्ट और डेथ। ठीक है, ये चीजें बाद में आप उसको लो तो आपको पूरा लाइन सेंटेंस समझ में आ पाएगा। तो ये चीजें ऑफेंस नहीं की जाएंगी। बाय रीजन ऑफ एनी हार्म विच मे कॉज और बी इंटेंडेड बाय द डूअर टू कॉज टू एनी पर्सन अबव द 18 ईयर्स ऑफ एज। देखिए इंपॉर्टेंट बात लिखिए, ये जो कंसेंट ली जा रही है, ये कंसेंट उसी की ली जाएगी जो 18 ईयर्स से अबव पर्सन एज की पर्सन का है। अगर 18 ईयर्स से कम वाला है तो फिर उसकी कंसेंट फ्री कंसेंट की कैटेगरी में नहीं आती है, because a minor is not competent to enter into a valid contract। Contract Act में हमने पढ़ा है ना, that is a minor is not a competent person, a minor, a lunatic and a person of who has been declared incompetent by the court। तो ये incompetent में आते, तो 18 years से above है अगर वो person, then who has given the consent, उसने अपनी consent भी दे दी कि हाँ ठीक है आप जो भी एक्ट मेरे साथ कर रहे हो, आई एम रेडी फॉर दैट। वेदर एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड, ये कंसेंट भी किसी भी तरह की हो सकती है। कंसेंट हो सकता है पर्सन बिल्कुल क्लियर वर्ड्स में दे, लिखित में दे, बोल के दे या लिख के दे, लेकिन क्लियर दे। और इम्प्लाइड यानी कि साइलेंट कंसेंट दे दे तो भी वो कंसेंट में आ जाता है। टू सफर एट दैट हार्म और बाय रीजन ऑफ एनी हार्म which it may be known by the doer to be likely to cause to any such person who has consented to take the risk of that harm। यानी कि पर्सन ने अपनी कंसेंट दे दी है कि आप मेरे साथ जो ये एक्ट कर रहे हो, इससे अगर मुझे कोई हार्म होता है, अगर मेरी डेथ हो जाती है, अगर मुझे कोई ग्रीवियस हर्ट हो जाती है, तो मुझे किसी तरह का कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, आई एम गिविंग अ कंसेंट टू दिस थिंग। तो ये आता है सेक्शन 87 में। ऐसी सिचुएशन में जो डूअर है वो लाइबल नहीं होगा फॉर एनी ऑफेंस, लेकिन बात ये भी है कि वो जो डूअर है वो विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ कॉजिंग हर्ट, विदाउट एनी नॉलेज दैट इट मे कॉज हर्ट किया जाना चाहिए। अगर उसको इंटेंशन है उसके माइंड में तो फिर ये बात नहीं अप्लाई होगी ना, फिर उसको एक्सेप्शन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। एक इलस्ट्रेशन यहाँ पे दे रखा है, इलस्ट्रेशन देख लेते हैं, या फिर मैं आपको एक वैसी एग्जाम्पल बताता हूँ। कोई करतब दिखाने वाले हैं, जैसे बंदर का नाच दिखाने वाले, सांप वगैरह का करतब दिखाने वाले, ऐसे कोई करतब दिखाने वाले, और गांव में आते हैं। गांव में आके वो एक पर्सन, पूरा भीड़ जमा हो जाती है। अब भीड़ में से वो पूछते हैं भाई कोई भी एक पर्सन आप आ जाओ और जिसके साथ में हम ये करतब दिखाएंगे। अब एक पर्सन जिसकी 21 ईयर्स की एज है,
तो पहली बात तो वो 18 ईयर से अबव हो गया, ठीक है। वो 21 ईयर्स से वाला एज वाला पर्सन आगे आता है, बोलता है कि हाँ बताइए क्या करोगे आप। बोले कि हम आपके सिर के ऊपर ये सांप को रखेंगे और आपको बस हिलना डुलना नहीं है, अगर आप थोड़े हिले डुले तो आपको रिस्क है, लेकिन अगर आप बिल्कुल स्टडी पोजीशन में खड़े रहते हो तो ये सांप आपको काटेगा नहीं, आपके सिर पे से घूमता फिरता और ये बस जमीन पर अपना आप आ जाएगा, ये कर्तव्य है। वो पर्सन जो है वो अपनी कंसेंट दे देता है कि ठीक है। अब सांप को सिर पे जैसे ही रखा जाता है वो पर्सन हिलता है और जैसे ही वो हिलता है सांप उसको काट लेता है। ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, ये जो कर्तव्य दिखाने वाला व्यक्ति था, ये जो डूअर ऑफ द एक्ट है, क्या ये लाइबल होगा? नहीं, इसको सेक्शन 87 का बेनिफिट मिलेगा। एक कोई मैजिक शो हो रहा है, कोई जादू का तमाशा हो रहा है हॉल में, और वहां पे कहते हैं कि भाई आप आओ और आपको इस डब्बे में हम बंद करेंगे और फिर आपको बीच में से हम काट देंगे, वो पूरा ऐसा दिखाया जाए ना, इस तरह के कुछ अलग अलग तरह के एक्ट्स कई दिखाए जाते हैं। लेकिन आपको इसमें ये बातों का ध्यान रखना है। पर्सन आया, 30 साल की एज है उसकी, और वो अपनी फ्री कंसेंट दे रहा है, बोले ठीक है आपको जो भी एक्ट करना करो। एक्ट करवाया जाता है और ड्यूरिंग द एक्ट पर्सन की डेथ हो जाती है। तो क्या यहाँ पे वो जो मैजिशियन था उसको कोई ऑफेंस होगा? उसको नहीं, उसको 87 का बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे बात ये कह दी, ये जो कंसेंट है ये एक्सप्रेस और इम्प्लाइड कैसी भी हो सकती है, जरूरी नहीं है कि लिखित में साइन किए हुए उसके हों। एक्सप्रेस और इम्प्लाइड कैसी भी कंसेंट हो सकती है, सिर्फ उसने सर हिला के बोल दिया तो भी मान लिया जाएगा। इलस्ट्रेशन यहाँ पे जो दे रखा है उसको भी एक बार देख लेते हैं। मैंने जैसे कि बताया जनरल एक्सेप्शन के चैप्टर में से आप इलस्ट्रेशन को जरूर से अच्छी तरह से बार बार रिपीट करके पढ़ना। प्रीलिम्स में डायरेक्टली वर्ड टू वर्ड इलस्ट्रेशन उठ के आ जाता है और पूछा जाता है कौन से सेक्शन से रिलेट करता है ये इलस्ट्रेशन। एक तो इंडियन पीनल कोड का चैप्टर नंबर 4 और इंडियन एविडेंस एक्ट का पूरा एक्ट, इसमें से इलस्ट्रेशन एज इट इज उठ के आते हैं। तो इनको इलस्ट्रेशन को आप 2 से 3 बार पढ़ना। ए एंड जेड, दो पर्सन हो गए, agree to fence with each other for amusement. This agreement implies the consent of each to suffer any harm, which is the course of such fencing may be caused without foul play. तो ए और जेड आपस में खेल रहे हैं, खेलते खेलते उसने कहा कि भाई हम एक दूसरे को चलो बांध देते हैं, और बांधने में खेल रहे हैं क्योंकि सिंपली, ठीक है, बांधने में हो सकता है कि हम में से एक दूसरे में से किसी को कोई भी कुछ हर्ट भी कॉज हो सकता है, तो वी आर गिविंग कंसेंट टू ईच अदर फॉर दिस। इफ ए वाइल प्लेइंग फेयरली हर्ट्स जेड, फेयरली प्ले करते समय ए कमिट्स नो ऑफेंस। अब ए ने ऐसा खेल में अगर किसी तरह के जेड को हर्ट कॉज कर दी है तो ए ने के ऊपर कोई भी ऑफेंस का चार्ज नहीं रहेगा। ये था सेक्शन 87। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 88 की तरफ। सेक्शन 88 आपको याद रखना है किस पॉइंट ऑफ व्यू से। आप लोगों ने अक्सर मूवीज में देखा होगा कि जब पर्सन को ऑपरेशन थिएटर में ले जा रहे होते हैं तो डॉक्टर साहब आते हैं कि भैया आप इस पे साइन करो, आप इस एग्रीमेंट पे साइन करो कि ड्यूरिंग द ऑपरेशन अगर पेशेंट की डेथ वगैरह हो जाती है तो मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। ऐसा डॉक्टर साइन करवाते हैं ना, मूवीज में अक्सर दिखाते हैं। वो कौन से फॉर्म पे साइन करवाते हैं? वो सेक्शन 88 में ही कवर होता है। एक्सेप्शन ऑफ सेक्शन 88 ही उनको मिलता है, जिसमें क्या लिखा है, एक्ट नॉट इंटेंडेड टू कॉज डेथ। अब डॉक्टर साहब की का जो इंटेंशन है वो तो डेथ कॉज करना तो नहीं है, बल्कि ट्रीटमेंट करके उस पर्सन को अच्छा करना है, डन बाय द कंसेंट। और एक्ट, पहली बात तो इंटेंशन डेथ कॉज करने का नहीं, दूसरी बात ये एक्ट जो किया जा रहा है ये विद द कंसेंट किया जा रहा है, इन गुड फेथ फॉर द पर्सनस बेनिफिट। अब आप सेक्शन 87 और 88 में डिफरेंस समझ पा रहे हैं? दोनों सेक्शन में एक वर्ड का डिफरेंस आया है। सेक्शन 88 में लिखा है फॉर द पर्सनस बेनिफिट, सेक्शन 88 में ऐसा कुछ नहीं लिखा था। यानी सेक्शन 88 में तो जो अम्यूजमेंट के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए, खेल के लिए भी अगर कोई चीज़ किया जाता है फॉर द, वो कई लोग होते हैं ना वो कर्तव्य, यू कैन से क्या, स्टंट स्टंट वगैरह दिखाते हैं कि बाइक्स तेज दौड़ाएंगे और एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पे बाइक वाइक कुदाएंगे, वो सब हरकतें, तो वो सब 87 में कवर हो रहा है, क्योंकि वहां पे किसी का बेनिफिट कुछ नहीं है, वो तो सिर्फ एंटरटेनमेंट के पर्पज से कर रहे हैं। लेकिन सेक्शन 88 में ये जो मैंने बॉक्स बनाया है फॉर पर्सनस बेनिफिट, क्योंकि डॉक्टर जब किसी का ऑपरेशन कर रहा है, ट्रीटमेंट कर रहा है, तो वो उसके बेनिफिट के लिए कर रहा है। वो उसका इंटेंशन क्या है? उसका इंटेंशन उसकी डेथ कॉज करना नहीं है, उसका इंटेंशन है कि इस पेशेंट को स्वस्थ कर दे। तो यहाँ 87 और 88 में इस बात का डिफरेंस आप समझना। 88 में पर्सन का बेनिफिट है,
87 में कोई ऐसा पर्सन के बेनिफिट वगैरह के बारे में बात नहीं कही गई, सिर्फ कंसेंट की बात कहा है। आगे देखिए, तो सेक्शन 88 की एक बार लैंग्वेज पढ़ के फिर हम आगे बढ़ेंगे, बाकी तो मैंने आपको ब्रीफ कर ही दिया कि इसमें क्या आता है। नथिंग विच इज डन, और इस सबको अपन बाद में लेते हैं, ठीक है। तो ये आ जाता है नथिंग इज एन ऑफ, इसको अलग यहां से ले लेते हैं, विच इज नॉट इंटेंडेड टू कॉज डेथ इज एन ऑफेंस, है ना। जो काम डेथ कॉज करने की इंटेंशन से नहीं किया गया है उसे ऑफेंस नहीं समझा जाएगा। नथिंग इज एन ऑफेंस which is not intended to cause death by reason of any harm which it may cause or be intended by the doer to cause। किसी भी तरह का हार्म जो कि सिर्फ इस वजह से कि किसी तरह का हार्म उस पर्सन को किया गया है, or be known by the doer to be likely to cause to any person for whose benefit it is done in good faith। और दूसरी बात ये भी बोल रहा है कि जो डूअर है ना, वो ये जानता है कि ये जो मैं एक्ट कर रहा हूँ इससे इसको हार्म हो सकता है, लेकिन इसके बेनिफिट के लिए ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल, मैं ऑपरेशन कर रहा हूँ, ऑपरेशन में जो भी इनको कट्स वगैरह लगाए जाएंगे तो पॉसिबिलिटी है कि इनकी डेथ भी हो सकती है, लेकिन ऑपरेशन करना ज़रूरी है, इसके अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं है। तो यहाँ वहाँ पे 87 में क्या था, नॉलेज नहीं थी, इंटेंशन भी नहीं थी, नॉलेज भी नहीं थी कि ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन 88 में इंटेंशन नहीं है, नॉलेज है। बी नोन बाय द डूअर टू बी लाइकली टू कॉज टू एनी पर्सन फॉर हुज बेनिफिट इट इज डन इन गुड फेथ, लेकिन किया गुड फेथ में जा रहा है। एंड हु हैज गिवन द कंसेंट, ये इंपॉर्टेंट बात आ गई कि उसने अपनी कंसेंट दे दी है। वेदर एक्सप्रेस और इम्प्लाइड कंसेंट किसी भी तरह की हो सकती है, टू सफर दैट हार्म और टू टेक द रिस्क ऑफ दैट हार्म, ठीक है। और यहाँ पे एग्जाम्पल भी वही दे रखा है, अ सर्जन knowing that a particular operation is likely to cause the death of Z। सर्जन को पता है कि जो ऑपरेशन है इसमें इस पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। who suffers under the painful complaint, और किसी तरह का कुछ उन्होंने जो भी प्रॉब्लम बताई है, बट नॉट इंटेंडिंग टू कॉज जेड्स डेथ। अब उसकी इंटेंशन तो नहीं है ना जेड की डेथ कॉज करना, डेथ हो सकती है लेकिन इंटेंशन क्या है, इंटेंशन है ट्रीटमेंट करना। एंड इंटेंडिंग इन गुड फेथ जेड्स बेनिफिट, गुड फेथ में जेड के बेनिफिट में परफॉर्म्स दैट ऑपरेशन, ऑपरेशन परफॉर्म किया जा रहा है विद जेड्स कंसेंट, और जेड की कंसेंट से किया जा रहा है। नाउ ए हैज कमिटेड नो ऑफेंस। आपको 87 और 88 में डिफरेंस समझ में आया सब लोगों को? एक बार चैट बॉक्स में यस नो कुछ लिख दीजिए। 87 और 88 के बीच का डिफरेंस आप लोगों को समझ में आया अच्छी तरह से? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 89, एक्ट डन इन गुड फेथ फॉर बेनिफिट। अगेन सेम बात आ रही है, 88 में भी बेनिफिट के लिए किया था, यहाँ पे भी बेनिफिट के लिए कर रहे हैं, वहां पे भी गुड फेथ में किया था, यहाँ पे भी गुड फेथ में कर रहे हैं। लेकिन वहां पे कंसेंट किसने दी थी? वहां पे कंसेंट पर्सन ने खुद ने दी थी। सेक्शन 88 में कंसेंट किसने दी थी? मेरा ऑपरेशन हो रहा है तो मैं ही कंसेंट दे रहा हूँ। यहाँ पे कंसेंट कौन दे रहा है? कंसेंट ऑफ द गार्जियन, गार्जियन की कंसेंट हो रही है। क्यों गार्जियन की कंसेंट क्यों ले रहे हैं? बिकॉज इट द एक्ट हैव बीन डन ऑफ चाइल्ड और इंसेंट पर्सन। अब जो चाइल्ड या फिर इंसेंट पर्सन आप जानते हैं, इनकम्पिटेंट टू एंटर इनटू वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, उसको तो कंसेंट देने के राइट ही नहीं है। सपोज किसी बच्चे की कंसेंट के साथ में आप कोई एक्ट उसके साथ कर देते हैं तो बाद में आप इस बात का बेनिफिट नहीं ले सकते कि बच्चे ने तो कंसेंट दी थी मुझे। क्यों? क्योंकि बच्चे की कंसेंट तो मायने नहीं रखती। हाँ, बच्चे के गार्जियन की कंसेंट वो मायने रखती है। इसलिए जब किसी बच्चे का ऑपरेशन करना है तो पेरेंट्स के साइन करवाएंगे। अगर कोई पर्सन है जो खुद ही का साइन करने के लिए केपेबल है, उसके खुद के करवाएंगे पेशेंट के। ऐसा कोई पर्सन है जो पूरी तरह से बेहोश है, कॉन्शियस में नहीं है, कॉन्शियसनेस में नहीं है अपनी, तो ऑब्वियसली फिर उसके गार्जियन या फिर उसके जो भी केयर टेकर्स हैं उनके सिग्नेचर होंगे। तो वो सिचुएशन आ जाए, दोनों वर्ड आ गए इसमें, चाइल्ड भी आ गया, इंसेंट पर्सन भी आ गया। तो एक्ट डन इन गुड फेथ फॉर बेनिफिट ऑफ चाइल्ड और इंसेंट पर्सन बाय और बाय कंसेंट ऑफ गार्जियन।
नथिंग इन नथिंग विच इज डन इन गुड फेथ, पहली बात गुड फेथ में किया जाना चाहिए। फॉर द बेनिफिट ऑफ द पर्सन, पर्सन के बेनिफिट के लिए किया जाना चाहिए। अब देखिए पर यहाँ पे चाइल्ड की एज कितनी बताई है, अंडर 12 ईयर्स ऑफ एज, चाइल्ड की एज 12 ईयर्स के अंडर बताई है। ये 12 ईयर्स और कहाँ पे आया था, कोई बताएगा मुझे? 12 ईयर्स चैट बॉक्स में मेंशन कीजिए। कल भी हमने पढ़ा था शायद 12 ईयर्स कहीं पे आया था, 7 ईयर्स 12 ईयर्स ऐसा कुछ मुझे याद आ रहा है, बताएगा कोई? डॉली इन कैपेक्स, ये डॉली इन कैपेक्स किसके लिए आएगा, 12 ईयर्स वाले के लिए या 7 ईयर्स वाले के लिए? और रिचा ने लिखा डॉली कैपेक्स, डॉली कैपेक्स किसके लिए आएगा, 7 या 12? क्योंकि दोनों ही आ गया, डॉली इन कैपेक्स भी आ गया, डॉली कैपेक्स भी आ गया। रिचा सेड 7 to 12 इज डॉली इन डॉली कैपेक्स एंड अभिषेक सेड 7 ईयर्स फॉर डॉली इन कैपेक्स। सब लोग सही हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर हैं सभी के, वेरी गुड। तो 12 ईयर्स कल हमने पढ़ा था, जो उसका मैच्योरिटी लेवल चेक किया जाता है ना। सेक्शन कोड करेंगे, सेक्शन कौन सा था, 81 82 कौन सा था? 81 82 में नहीं था? अच्छा 82 तो 81 में नहीं था, दोनों ही थे, ठीक है। डॉली इन कैपेक्स के लिए सेक्शन 81 और हाँ 83, क्या कर रहे हो रिचा? 83 है क्या? अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है, 82 एंड 83, हाँ 82 फॉर डॉली इन कैपेक्स एंड 83 फॉर, नहीं नहीं आयुषी 81 एंड 82 नहीं है, 82 एंड 83 है, 82 एंड 83। 81 तो है वो जो आग लगे हुए घर को गिराया था ना हमने, और जो शिप को दूसरे शिप के ऊपर चढ़ाया था टू प्रिवेंट अ बिग हार्म, वो वाला है 81 तो 82 एंड 83 में है, ठीक है। चलिए, तो अब यहाँ पे देखते हैं क्या लिख रहा है। नथिंग विच इज डन इन गुड फेथ फॉर द बेनिफिट ऑफ अ पर्सन अंडर 12 ईयर्स ऑफ एज और ऑफ अनसाउंड माइंड, या फिर अनसाउंड माइंड वाला तो किसी भी एज का हो सकता है, ठीक है। बाय और बाय कंसेंट आइदर एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, कंसेंट कैसी भी हो सकती है, एक्सप्रेस भी चलेगी इम्प्लाइड भी चलेगी। कंसेंट कौन देगा, ऑफ द गार्जियन और अदर पर्सन हैविंग लॉफुल चार्ज, गार्जियन भी हो सकते हैं या फिर अदर कोई पर्सन जिसके पास में लॉफुल चार्ज है उस पर्सन की एज अ टेक केयर टेकर एंड ऑल। इज एन ऑफेंस, तो ये किसके लिए आया इज एन ऑफेंस, नथिंग इज एन ऑफेंस, क्योंकि सेक्शन की शुरुआत ये हो रही है। नथिंग इज एन ऑफेंस बाय रीजन ऑफ एनी हार्म which it may cause or be intended by the doer to cause or be known by the doer to be likely to cause to that person, provided that, यहाँ पे प्रोवाइजो दे रखे हैं साथ में। प्रोवाइजो में क्या आ रहा है, फर्स्ट वन, that this exception shall not extend to the intentional causing death। सीधी सी बात है, जो डूअर है, डूअर ऑफ द एक्ट है, उसकी इंटेंशन नहीं होनी चाहिए कि यहाँ पे डेथ कॉज करना। इंटेंशन अगर है फिर तो कोई एक्सेप्शन नहीं का, जनरल एक्सेप्शन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो पहली बात यह है कि इंटेंशन नहीं होनी चाहिए, नॉट इंटेंडेड टू इंटेंशनल कॉजिंग डेथ और टू द अटेम्प्ट्स टू कॉज डेथ। सेकंड प्रोवाइजो क्या आ रहा है, दैट दिस एक्सेप्शन शैल नॉट एक्सटेंड टू द डूइंग ऑफ एनीथिंग which the person doing it knows to be likely to cause death। अब यहाँ पे एक चीज और आ रही है कि जो पर्सन करने वाला है उसके माइंड में ये नॉलेज नहीं होनी चाहिए कि ये जो मैं एक्ट करने वाला हूँ इससे डेथ हो सकती है। अगर वो पर्सन के माइंड में भी ये है तो भी ये यहाँ पे प्रोवाइजो लग जाएगा उसका। फॉर एनी पर्पज अदर देन प्रिवेंटिंग ऑफ डेथ और ग्रीवियस हर्ट और द क्योरिंग ऑफ एनी ग्रीवियस डिजीज और इन्फर्मिटी। प्रोवाइजो सेकंड एक बार हम दोबारा से देखें, बड़ा अच्छा है। प्रोवाइजो सेकंड में एक तरह से सेक्शन 87 और 88 दोनों को कवर कर लिया इसने। सेक्शन 87 और 88 दोनों को कवर कर लिया, किस हिसाब से, 88 में तो कहा था कि भी कोई ट्रीटमेंट वगैरह कर रहे हैं, कोई ऑपरेशन कर रहे हैं, तो वहां पे तो अगर नॉलेज है कि मैं जो एक्ट कर रहा हूँ उससे डेथ भी हो सकती है तो उसका बेनिफिट मिलेगा। वही बात यहाँ पे कह दी इन्होंने, कहाँ से, यहाँ से, फॉर एनी पर्पज से जब आप पढ़ोगे, फॉर एनी पर्पज अदर देन द प्रिवेंटिंग ऑफ डेथ और ग्रीवियस हर्ट और द क्यूरिंग ऑफ एनी ग्रीवियस डिजीज, तो किसी तरह की ग्रीवियस डिजीज या इन्फर्मिटी को पूरी क्योर करने के हिसाब से अगर कुछ किया जा रहा है
तो फिर अगर आपको नॉलेज भी है कि मेरा ये एक्ट इसके लिए डेथ का कॉज हो सकता है तो भी उसका बेनिफिट मिल जाएगा, लेकिन बाकी नहीं मिलेगा। बाकी नहीं मिलेगा इसका मतलब सेक्शन 87 में क्या था, एंटरटेनमेंट, अम्यूजमेंट, वो वाली चीज आ रही थी। अदर देन कोई ट्रीटमेंट या डिजीज के कंसर्न में अदर किसी एक्ट में अगर ऐसा किया जाता है तो वहां पे नॉलेज को भी इंपॉर्टेंटली लिया जाएगा। 87 और 88 में भी इसी चीज का मैंने डिफरेंस बताया था। दो वर्ड आ रहे हैं, नॉलेज एंड इंटेंशन, दोनों का अलग मीनिंग है, दोनों की अलग कॉन्सेप्ट है। प्रोवाइजो थर्ड की तरफ हम बढ़ते हैं। थर्ड प्रोवाइजो क्या बता रहा है, दैट दिस एक्सेप्शन shall not extend to the voluntary causing of grievous hurt, जानबूझ के किया जा रहा है हर्ट, or to the attempt of causing grievous hurt unless it be for the purpose of preventing death or grievous hurt or the curing of grievous disease or infirmity। फिर से बात आ रही है, प्रोवाइजो फर्स्ट में लिखा है इंटेंशन नहीं होनी चाहिए, प्रोवाइजो सेकंड में लिखा है नॉलेज नहीं होनी चाहिए, प्रोवाइजो थर्ड में लिखा है ये एक्ट नॉन वॉलेंट्री होना चाहिए, यानी कि वॉलेंट्रीली एक्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, और फोर्थ बताता है दैट दिस एक्सेप्शन शैल नॉट एक्सटेंड टू द अबेटमेंट ऑफ एनी ऑफेंस टू द कमिटिंग ऑफ विच ऑफेंस इट वुड नॉट एक्सटेंड। कोई ऐसा ऑफेंस जो जिसमें इस एक्ट का बेनिफिट नहीं मिलेगा, जिसमें एक्सेप्शन का बेनिफिट नहीं मिलेगा, ऐसे ऑफेंस के अबेटमेंट के लिए भी इसको प्रोवाइजो में दे रखा है, फोर्थ प्रोवाइजो, दैट इज वहां पे एक्सेप्शन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो अबेटमेंट के लिए नहीं होगा, नॉलेज में नहीं होना चाहिए, इंटेंशन में नहीं होना चाहिए, और विदाउट वॉलंटरी होना चाहिए, यानी कि इनवॉलंटरी होना चाहिए। एक इलस्ट्रेशन दे रखा है, उसे देख लेते हैं। ए इन गुड फेथ फॉर हिज चाइल्ड्स बेनिफिट विदाउट हिज चाइल्ड्स कंसेंट। अब भाई चाइल्ड बच्चा है छोटा तो खुद तो कंसेंट नहीं दे सकता है, लेकिन बच्चे की बेनिफिट के लिए ए ने गुड फेथ में आके हैज हिज चाइल्ड कट फॉर द स्टोन बाय अ सर्जन नोइंग इट टू बी likely that the operation will cause the child's death। बच्चे के पथरी वगैरह हो गई होगी या किसी इसी तरह का कोई सिचुएशन थी जहाँ पे उसको कट लगवाना पड़ा उस बच्चे के ऑपरेशन, सॉर्ट ऑफ ऑपरेशन, और ये भी लग रहा है कि इस ऑपरेशन से डेथ भी कॉज हो सकती है। ठीक है, बट नॉट इंटेंडिंग टू कॉज द चाइल्ड्स डेथ, बट लेकिन इंटेंशन तो नहीं है कि बच्चे की डेथ कॉज की जाए, बल्कि गुड फेथ में कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं। ए इज विद इन द एक्सेप्शन। ए कौन है, ए है जो उस बच्चे के गार्जियनशिप में है। ए इज विद इन द एक्सेप्शन इन एज मच एज हिज ऑब्जेक्ट वॉज द क्योर द ऑफ द चाइल्ड। जब तक कि उस बच्चे का क्योर करने के ऑब्जेक्ट से किया जा रहा है तो फिर ए के ऊपर कोई भी ऑफेंस का चार्ज नहीं लगेगा और उसे सेक्शन 89 के एक्सेप्शन का बेनिफिट मिलेगा। ये था सेक्शन 89। सेक्शन 90 को और देख लेते हैं। कंसेंट नोन टू बी गिवन अंडर फियर और मिसकंसेप्शन। ये देखिए सिचुएशन, कंसेंट तो दिए पर्सन ने, कंसेंट दिए, लेकिन कंसेंट फ्री कंसेंट नहीं है। कंसेंट हैव बीन गिवन अंडर फियर, डर, भय, बंदूक दिखा के किसी को कंसेंट ले रहे हो, या फिर मिसकंसेप्शन, धोखे में रख के। ठीक है, तो ऐसे में क्या बेनिफिट रहेगा, सेक्शन 90 बताता है, अ कंसेंट इज नॉट सच कंसेंट एज is intended by any section of this code if the consent is given by the person under fear of injury। तो ऐसी कंसेंट को कंसेंट नहीं माना जाएगा जो कि फियर ऑफ इंजरी में दिया गया हो या फिर किसी तरह के मिसकंसेप्शन में आके दिया हो, और अंडर अ मिसकंसेप्शन ऑफ अ फैक्ट, and if the person doing the act knows or has reason to believe। रीजन टू बिलीव क्या बताया था, कौन से सेक्शन में लिखा हुआ है रीजन टू बिलीव का डेफिनेशन, बताएगा कोई मुझे। रीजन टू बिलीव आईपीसी के कौन से सेक्शन में डिफाइंड है, याद आ रहा है किसी को, सेक्शन 26। ओके, दैट द कंसेंट वॉज गिवन इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ सच फियर और मिसकंसेप्शन। तो पहली बात तो ये कि फियर और मिसकंसेप्शन में नहीं होनी चाहिए कंसेंट,
और जो डूअर ऑफ द एक्ट है ना, उसे ये चीज पता है अगर कि ये जो कंसेंट दी जा रही है फियर और मिसकंसेप्शन में दी जा रही है, तो फिर उसको बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। कंसेंट ऑफ इंसेंट पर्सन की अगर बात करें, इफ द कंसेंट इज गिवन बाय अ पर्सन हु फ्रॉम अनसाउंडनेस ऑफ माइंड और इंटॉक्सिकेशन, दोनों चीज आ गई इंसेन में, अनसाउंडनेस माइंड वाला भी आ गया और इंटॉक्सिकेटेड पर्सन भी आ गया, is unable to understand the nature and consequence of that to which he gives his consent, तो वो आ जाता है, एक तो इसमें कवर हो जाता है कि इंसेन पर्सन है, उसकी कंसेंट मिसकंसेप्शन में मानी जाएगी, उसकी फ्री कंसेंट नहीं मानी जाएगी। कंसेंट ऑफ अ चाइल्ड, unless the contrary appears from the context, if the consent is given by a person who is under the 12 years of age, उसकी कंसेंट भी फ्री कंसेंट नहीं मानी जाएगी। तो ये तीन सिचुएशंस बताई जो एक तरह से कह सकते हैं सेक्शन 90 इज नॉट द जनरल एक्सेप्शन बट द एक्सेप्शन टू द जनरल एक्सेप्शंस। सिचुएशन समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? सेक्शन 90 जनरल एक्सेप्शन नहीं है, बेनिफिट नहीं दे रहा है रॉन्ग डूअर को, बल्कि जो बेनिफिट मिल रहे थे अभी तक हमें सेक्शन 76 से जो स्टार्ट हुए थे बेनिफिट मिलना, उन सारे बेनिफिट्स के ऊपर एक एक्सेप्शन लगा रहा है कि वो जो कंसेंट है वो अगर फियर में ली गई है या किसी तरह के मिसकंसेप्शन में ली गई है, या फिर वो जो कंसेंट है वो किसी इनसेन पर्सन ने दी है, अनसाउंड माइंड वाले ने दी है, इंटॉक्सिकेटेड ने दी है, या 12 ईयर से बिलो एज वाले ने दी है, तो फिर उस कंसेंट की कोई वैल्यू नहीं होगी। दिस इज सेक्शन 90 विच इज एन एक्सेप्शन टू द जनरल एक्सेप्शन। क्लियर? सो बस आज की क्लास हम यहीं तक स्टॉप करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको सभी सेक्शंस अच्छे से क्लियरली समझ में आए होंगे। किसी तरह का कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट है तो आप ग्रुप में मेंशन कर सकते हैं।